हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में, जो मंदिर हमारे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। और इस मंदिर को आज से 1000 वर्ष से भी पहले बनाया गया था। अगर आपसे बोला जाए कि इस मंदिर को आपको विजिट करने में कितने टाइम लगेंगे, तो आप अच्छे से 3 से 4 घंटे के अंदर इस मंदिर में घूम सकते हैं और यहाँ की आकृतियों को अच्छे से देख सकते हैं। मगर इस मंदिर को बनाने में कितने साल लगे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोलेंगे 30 से 40 वर्ष। एक्चुअली में चोल काल के समय बना हुआ यह मंदिर केवल 6 वर्ष में बनकर तैयार हुए हैं, केवल 6 ईयर में। मगर 6 ईयर में बनकर तैयार होने के पीछे का कारण क्या था, और इस मंदिर में जिसके आसपास ग्रेनाइट है ही नहीं, तो इस ग्रेनाइट को लाया कहाँ से गया, और वहाँ से लाने के बाद इसको असेंबल कैसे किया गया। और इस मंदिर में जो ग्रेनाइट के ऊपर नक्काशी की गई है, उस समय जब बहुत बेहतरीन तरीके का टूल्स नहीं थे, मशीन नहीं थी, फिर भी इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे नक्काशी कैसे किए गए। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की आकृतियाँ काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। उसके बावजूद इसमें कितने लाख टन स्टोन लगे होंगे और इतने सॉफ्ट तरीके से इस पे नक्काशी की होगी। केवल छेनी हथौड़ी का यूज करके इतने सुंदर सुंदर आकृतियाँ इस पे बनाई गई हैं। ये सभी आज से 1000 से भी पहले कैसे पॉसिबल हो सका और कैसे बन सका। तो ये चोल साम्राज्य का एक बेहतरीन उदाहरण है जो कि हमारे यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से नक्काशी की गई है। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि इस मंदिर को बनाया कैसे गया और यहाँ पर स्टोन लाया कैसे गया और उसके बाद कैसे ये बनकर तैयार हुआ। कुछ मैप के थ्रू भी दिखा देते हैं कि यह मंदिर मैप में कैसे परफेक्ट एक आयताकार स्थान में स्थित है, और इस मंदिर को बनाते समय किस तरीके से इसके अलग अलग वाल को बनाया गया है। और यह कुछ समय किले के रूप में भी यूज किया गया। किले का मतलब कि जब मराठा साम्राज्य यहाँ पर थे तब भी इसका यूज किया गया एक किले के रूप में। पहले केवल इसमें मंदिर था, मगर इसके चारों तरफ 2 वाल बनाए गए जो कि एक सेफ्टी वाल के थ्रू इसको यूज करते थे। तो चलिए आपको इस ब्लॉग में इस तंजावुर बृहदेश्वर के मंदिर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको अगर तंजावुर आना है तो आप तंजावुर रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि तंजावुर रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर तंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल है। और तंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल आपको आने के लिए रेलवे स्टेशन से ओल्ड तंजावुर बस स्टैंड का टिकट लेना पड़ेगा। फिर आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। और वहाँ पर आने के बाद आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मतलब लगभग 7 से 800 मीटर के डिस्टेंस पर आपका तंजावुर मंदिर है, और यहाँ पर आकर आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगभग 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। तो आप यहाँ फ्लाइट के थ्रू या ट्रेन के थ्रू आसानी से आ सकते हैं। तो हम मॉर्निंग में ही यहाँ पर 5 o'clock पहुँच चुके थे, मगर 5 o'clock पहुंचने पर भी हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस मंदिर के ओपन होने का टाइम होता है मॉर्निंग में 6 o'clock, और मॉर्निंग में 6 o'clock खुलता है। उसके बाद 12 o'clock दोपहर के टाइम में आपका आफ्टरनून टाइम में बंद हो जाता है। उसके बाद फिर एक बार इवनिंग के टाइम में ओपन होता है, जो कि 8:30 तक खुला रहता है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, ओपन नहीं था। थोड़ा सा हम बाहर रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर साइड में और आपको दिखाते हैं कैसा है तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल। ये है तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पर आपको 2 प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। एक प्रवेश द्वार जो काफ़ी बड़ा है और एक प्रवेश द्वार थोड़ा छोटा रहेगा। ये जो आप पहला प्रवेश द्वार देख रहे हैं, इसी के सामने दूसरा वाला है। इस प्रवेश द्वार के बाद हम दूसरे वाले प्रवेश द्वार पे जाएंगे। तो पहले वाले प्रवेश द्वार में एंट्री करने के बाद तुरंत आपको अपना बैग वगैरह रखने के लिए स्टैंड मिल जाएगा, मतलब वहाँ पर अपना बैग वगैरह जमा कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं। तो ये है क्लॉक रूम है, यहाँ पर आकर के अपना जो भी स्लीपर वगैरह बैग वगैरह है जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, अपना बैग वगैरह जमा कर लेते हैं, ताकि अंदर ये सब चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर नहीं ले आएंगे, यहाँ पर जमा कर लेते हैं। क्लॉक रूम में आपको बैग और स्लीपर सबमिट करने का 20 रुपीज़ लगेगा। 20 रुपीज़ देने के बाद फिर हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। अब मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि 6
वो क्लॉक से ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से मंदिर अब ओपन हो गया है। अभी मॉर्निंग में गए थे, इसकी वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम था, हम आसानी से अंदर जाके हम मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर सके। नहीं तो इसके बाद यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, फिर दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अर्ली मॉर्निंग में आप जा करके बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो इस टाइम वो मंदिर ओपन था, हम आराम से गए अंदर, दर्शन कर लिए। और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि धीरे धीरे टाइम ओवर हो रहा है। अब टाइम ओवर होने के बाद यहाँ का दृश्य किस तरीके से खूबसूरती के रूप में उभर कर सामने आता है। मंदिर के एकदम सामने ही है एक विशालकाय नंदी का प्रतिमा। और इस नंदी के प्रतिमा के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 6 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर चौड़ा है और 3.7 मीटर ऊंचा है। यह एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। भारत में सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमाओं में से एक है ये। आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है, एक कास्म पत्थर से बना हुआ ये नंदी का प्रतिमा है। और उसके ऊपर ढेर सारे म्यूरल पेंटिंग किए गए हैं, जो कि समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, मगर अभी फ़िलहाल में ये बहुत पुराना म्यूरल पेंटिंग है। जस्ट उसी के सामने मेन मंदिर का जो गर्भगृह है, आप देख सकते हैं वहाँ पर शिवलिंग है। मंदिर के अंदर का भव्य शिवलिंग जो कि लगभग 3.7 मीटर ऊंचा है। यह शैव संप्रदाय का एक भव्य उदाहरण है, जो कि शिवलिंग यहाँ पर स्थित है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर में से एक तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर एक अद्वितीय स्थापत्य का उदाहरण है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे चोल वंश के महान शासक राजा चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर अपने भव्य आकार, उत्कृष्ट वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और यह हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है, क्योंकि यह बहुत ही पुराना मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है, जिसे ग्रेट शिवलिंग चोल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत का पहला पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर भी माना जाता है। इसकी संरचना और निर्माण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसमें आप 2 प्रवेश द्वार देख सकते हैं, एक पहले आता है, फिर उसके बाद एक ये सेकंड आता है। और ये जो प्रवेश द्वार है, जिसको एक विमान के रूप में बनाया गया, और इसमें बहुत सारे स्कल्पचर और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह भी लिखे गए हैं। और इन दोनों प्रवेश द्वार से हो करके फिर ये हमारे फाइनल टेम्पल आता है। और इस टेम्पल में ये जो सामने आपको नंदी दिखाई दे रहे हैं, इस मंदिर के अंदर यहाँ पर नंदी है। और इस नंदी को भारत में जो सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है उनमें से एक माना जाता है। और ये जो मेन टेम्पल है, इसके शिखर पर आप देख सकते हैं एक कलश बना हुआ है। इस कलश की वज़न लगभग 82 टन 82 टन है। और उसके बाद इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाया गया है। और इसमें जो अंदर मेन मूर्ति है गर्भगृह में, वो शिवलिंग है। और इसी के चारों तरफ ये सारे अलग अलग छोटे मंदिर बनाए गए, जो कि गणेश, कार्तिक या अलग भगवान से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये पूरा एरिया बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है। और यह एक ऐसा मंदिर है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है। और इसके ऊपर किए गए सारे स्कल्पचर्स, सारे म्यूरल बहुत ही यूनिक और बहुत ही उत्कृष्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो अब अभी मंदिर के ऊपर ही मेरे पीछे जो सर्कल ऐसा एक रखा हुआ पत्थर दिखाई दे रहा है, यह मंदिर का ऊपर रखा हुआ सर्कल 80 टन का है। यह आश्चर्य की बात है कि इस मंदिर के ऊपर इतनी भारी पत्थर को उतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया। माना जाता है कि इसे एक लंबी ढलान बना करके धीरे धीरे खींच करके फिर इसको ऊपर जा कर के पहुंचाया गया, तब जाके ये 80 टन का वजन का पत्थर ऊपर असेंबल हो सका। मंदिर की दीवार पर चोल काल की शाही भित्ति चित्रकारी उकेरी गई है। ये चित्र
चोल शासकों की विजय गाथाओं को, धार्मिक अनुष्ठानों को और नृत्य को प्रेजेंट करता है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई तमिल शिलालेख में राजा राज चोल के दान, युद्ध और शासन की विस्तृत विवरण आपको देखने को मिलेगा। और इस मंदिर में अब जो ऊपर देख रहे हैं ढेर सारे नक्काशी किया गया, ये सारे नक्काशी पूरे हैंडमेड है, मतलब कि हाथ से किया गया है। और उतने उस समय जब बहुत सारा टूल्स नहीं थे तो कितने बारीकी से इसको निखारा गया है, बनाया गया, आप देख सकते हैं। तो ये जो तंजावुर का जो ये बृहदेश्वर मंदिर है, इस बृहदेश्वर मंदिर के चारों साइड जो ये प्रदक्षिणा पत्र जिसे बोलते हैं, मतलब ये जो एक गली नुमा बना होता है पूरे मंदिर के चारों साइड, तो इस गली के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे शिवलिंग। इसी तरीके का बहुत सारे शिवलिंग दिखने को मिलेंगे और म्यूरल पेंटिंग्स आप इसमें देख सकते हैं। बैकग्राउंड में म्यूरल पेंटिंग बना हुआ है और शिवलिंग है, कितने सारे शिवलिंग हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे शिवलिंग एक साथ रखा हुआ है और इसके बगल में पीछे के साइड अलग अलग थीम से रिलेटेड, मतलब शिव जी के स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे म्यूरल वगैरह बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने भी आपको यहाँ पर चीज़ें रिलेटेड मिलेंगी वो सभी शिव धर्म से या शिव जी से रिलेटेड मिले। ये मेन मूर्ति के साइड अलग अलग जितने, ये मेन मंदिर के बगल में जो अलग मंदिरें हैं छोटे छोटे, उस मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं स्कल्पचर कैसा बना हुआ है। ये सारे स्कल्पचर बहुत ही डिटेलिंग के साथ बहुत ही अच्छा से बनाया गया और जितने स्कल्पचर है वो यक्ष यक्षिणी का है और उसमें मेन स्टैचू है बीच में और उसके साइड कुछ द्वारपाल वगैरह कुछ इस तरीके से पूरा डेकोरेट किया गया और एकदम हाई जो ऊपर की साइड उसमें कुछ पीकॉक वगैरह बने हुए हैं। मंदिर के जो प्रदक्षिणा पथ, मतलब साइड पूरे वाल बने हुए हैं, उस वाल के हर एक कार्नर पे इस तरीके से कुछ कलशनुमा बना हुआ है आकृति, और इसी कलशनुमा आकृति के साइड में जो वाल है उसमें बहुत सारे नंदी का प्रतिमा बना हुआ है। अगर काउंट किया जाए तो हमको लगता है मतलब 200-300 नंदी का प्रतिमा होगा, क्योंकि हर एक लगभग 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक नंदी का प्रतिमा बना हुआ है। अगर हम मंदिर के कुछ विशेषताओं की बात करें तो यह माना जाता है कि दोपहर के समय मंदिर के मुख्य शिखर का छाया मंदिर के आधार पर ही नहीं पड़ता है। मतलब किस तरीके से इसका बनावट है कि इसका शैडो ज़मीन पे पड़ता ही नहीं है। यह एक अद्भुत वास्तुशिल्प का चमत्कार उदाहरण है जो कि चोल इंजीनियर की अद्वितीय को दिखाता है। और ध्वनि विज्ञान के कुछ भी इसमें नियम लागू होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष ध्वनि प्रणाली है जिससे वहाँ गुजरने वाली ध्वनि पूरे परिसर में गूंजती है। मंदिर के निर्माण में ध्वनि तरंगों का प्रभाव का गहरा ज्ञान भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मंदिर को साइंटिस्ट मतलब साइंस के रीजन के अकॉर्डिंग भी कुछ विशेषताओं को रख करके बनाया गया है। और इसके ये जो मंदिर है अलग अलग त्योहारों पर भी यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। बृहदेश्वर मंदिर में कई प्रमुख हिंदू त्यौहार भव्य रूप से मनाया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार इस प्रकार है कि महाशिवरात्रि के समय, राजेश्वरम उत्सव के समय, नवरात्रि और दीपावली के समय यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया जाता है। बैक साइड आप देख सकते हैं कितने सारे म्यूरल पेंटिंग बने हुए हैं, लेकिन ये सभी पेंटिंग्स अब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब मिट चुके हैं। मगर फिर भी इस पेंटिंग को लोग टच करते थे, मतलब इस पेंटिंग को लोग ज़्यादातर टच करते थे, जिसकी वजह से ये पेंटिंग मिटा हुआ है। और इस पर आप देख सकते हैं नाम भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, कुछ लेटर्स। तो इसी वजह से अब इसको अच्छे से बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए अब इसमें थोड़ा सा ये मेटल का रॉड लगा दिया गया ताकि इसके पास कोई जा ना सके और इसको टच ना कर सके। ये शिवलिंग है और इसके पीछे सारे ये म्यूरल पेंटिंग्स। तो इसी तरीके से ये पूरा जो गलियारा आपको दिख रहा है इस मंदिर के साइड का, इसमें सभी में शिवलिंग है और उसके बैकग्राउंड में पेंटिंग बने हुए, म्यूरल पेंटिंग। यहाँ की ये खूबसूरती है, इसको संरक्षित करने के लिए इसमें सभी में रॉड लगा दिया गया है। और इसके जस्ट साइड में ये बृहदेश्वर का मेन गर्भगृह वाला टेम्पल।
और मंदिर के कई सारे पार्ट पर इसी तरीके का आपको लेख देखने को मिलेंगे जो कि राजराज चोल के काल का है और इसी तरीके से लेख लिख करके हर जगह पर कुछ न कुछ प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि इस मंदिर के आसपास तो कोई ऐसा ग्रेनाइट का पहाड़ है ही नहीं, मगर फिर भी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक पोदुकोटई नामक स्थान है जहाँ पर नारदा मलई नामक एक पहाड़ है। मतलब नारदा मलई, मलई का मतलब होता है पहाड़, तो नारदा मलई नामक एक पहाड़ है जहाँ से ये सभी ग्रेनाइट पत्थर लाए गए थे। अच्छा, आज से लगभग 10,000 साल से भी पहले ये सब ग्रेनाइट का पत्थर यहाँ पर आया कैसे? एक्चुअली में इस ग्रेनाइट के पत्थर को लाने के लिए लगभग उस टाइम 12,000 हाथी और 5,000 घोड़े, उसके साथ साथ 50,000 मिस्त्री लेबर मतलब आदमी मिल करके उस स्टोन को यहाँ लाते हैं और उसके बाद उसको एक एक करके यहाँ पर असेंबल करते हैं। आप देख सकते हैं तब जाके इस भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है। और ये है यहाँ का प्रसाद। यह बोल सकते हैं यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पर चावल और स्वीट चावल और पोंगल, ऐसे कर्ड राइस वगैरह मिलता है, जो कि यहाँ पर लोग आते हैं, खाते हैं और इस मंदिर को विजिट करते हैं। यही यहाँ का प्रसाद है। राजराजा चोल ने इस मंदिर को बनवाने के लिए हजारों शिल्पकारों, वास्तुकारों और इंजीनियरों का नियुक्त किया। उन्होंने इस मंदिर को शिव भगवान की महिमा को दर्शाने के लिए बनाया था और इसे राजराजेश्वर नाम दिया। मंदिर की दीवारों पर तमिल शिलालेखों में इस बात का उल्लेख है कि कैसे इस मंदिर को निर्माण किया गया और इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया बनवाने में इस मंदिर को। तमिलनाडु के मंदिर के ऊपर कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से छिपकली का एक सिंबल दिखाई देगा। और ये क्या रीज़न हो सकता है इस तरीके से मंदिर के ऊपर एक छोटे से जानवर को बनाने का? अभी तक इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मगर कुछ रीज़न रहा होगा। हर मंदिर में आपको ये देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर का कलाकृतियाँ, जो रंगोली बने हुए हैं। ये नंदी है, नंदी के ऊपर जितने भी रंगोली किए गए हैं, ये सारे रंगोली बहुत ही पुराना है, मगर फिर भी अभी अपने मतलब अंतिम क्षण या अपने अंतिम समय पर है।
आज से लगभग 1000 साल पहले बनाया गया ये मंदिर, फिर भी इसमें इसका सभी का शेप देखिए कितना एकदम ज्योमेट्रिकल शेप, लाइनिंग कितना स्ट्रेट लाइनिंग, मतलब इतना अच्छे से कार्विंग किया गया स्टोन को कि कौन सा टूल रहा होगा, किस तरीके के वहाँ पर मैकेनिक रहे होंगे, मतलब इतना परफेक्ट बनाया गया है कि इसके बारे में आप अभी इतने मटेरियल्स इतने सामान होने के बावजूद भी आज के मिस्त्री तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, मगर उस टाइम को बना हुआ ये मंदिर इतना परफेक्ट है, जो शेप है, जो भी कार्विंग, इतना फाइन कार्विंग है कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ डिटेलिंग वर्क लाजवाब, डिटेलिंग वर्क का कोई तोड़ नहीं है। देखिए एकदम परफेक्ट डिटेलिंग वर्क इसमें सभी में, एकदम ऊपर से गुम्बद से लेकर के जितने भी ऊपर जो कलश से लेकर नीचे जितने भी स्कल्पचर बने हुए हैं सभी का डिटेलिंग वर्क एकदम फाइन डिटेलिंग वर्क है। आई वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, बॉडी का पोस्चर सभी एकदम अच्छे से कार्विंग किया गया है। एक महाराष्ट्र का कैलाशनाथ मंदिर, उसमें इसी तरीके से थोड़ा लगभग हाइट इससे इतना ही है, उसमें भी एक स्टोन को, एक पूरे पत्थर को, एक या फिर पहाड़ को कट करके बनाया गया है, जो कि ऊपर से नीचे से काटे हुए बनाया है, मगर ये अलग अलग स्टोन को जोड़ करके ऐड करके बनाया गया है। ये इतना इजी है उसके अकॉर्डिंग, और वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था कैलाशनाथ मंदिर जो बना हुआ है। और इसमें जो बनाया गया इसका टेक्निक है कि एक एक ब्लॉक जैसे कट किया गया है, और ब्लॉक को कट करके फिर उसमें एक के साथ एक को जोड़ करके ये पूरा मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसमें जो ब्लॉक हैं वो सभी कुछ दोनों ब्लॉक के बीच में, दोनों पत्थर के बीच में कुछ सीमेंट जैसा जॉइंटिंग के लिए यूज किया गया है। इसके साथ साथ कई जगह पर जॉइंटिंग नहीं करके ब्लॉक जैसे बनाया, मतलब एक स्टोन को दूसरे स्टोन के ऊपर फिक्स करने के लिए एक ब्लॉक जैसा कट किया गया है। आप इसमें इधर इस साइड देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर स्टोन वगैरह फिट किया गया है, ये स्टोन ब्लॉक तो है, मगर उसमें एक के ऊपर रखने के लिए, कुछ लॉक करने के लिए एक होल बनाया गया ताकि वो उस पर आसानी से लॉक हो जाए, पिल पे आसानी से अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरीके से पिलर बनाया गया, लेकिन जॉइंटिंग है इन सभी स्टोन में, जॉइंटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ मटेरियल यूज करके सीमेंट या कंक्रीट जैसा उसको जॉइंट किया गया सभी स्टोन को आपस में। उसके साथ साथ जॉइंटिंग के अलावा ब्लॉक स्टोन को रख करके उनको ऐड करने के लिए कुछ हुक जैसा बनाया गया, जिसमें एक स्टोन दूसरे स्टोन में आसानी से फिक्स हो जाए। तो उस तरीके से ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, इसमें ऊपर ये एक गिरगिट जैसा कुछ सिंबल बना हुआ है, पूरे मंदिर में केवल एक ही ये बना हुआ है सामने के साइड, और ये समझ में नहीं आ रहा किस लिए बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिरगिट या छिपकली उस पे से नीचे आते हुए, कुछ होगा इसका भी रहस्य, इतिहास। खैर चोल काल का एक खास बात ये था कि ये जो एंट्रेंस गेट है, जिसको विमान बोलते हैं, हर दक्षिण में बना हुआ टेम्पल में जो विमान होता है वो मेन गर्भगृह से ऊंचा होता है, मगर यहाँ चोल काल का बना हुआ टेम्पल जो ये आप देख सकते हैं सामने गर्भगृह है, इस गर्भगृह का हाइट काफ़ी होगा, मगर एंट्रेंस गेट का हाइट कम होगा। मतलब गर्भगृह के अकॉर्डिंग एंट्रेंस गेट का हाइट काफ़ी कम होगा। तो ये चोल काल के या चोल पीरियड का बना हुआ मंदिर का ये मुख्य मतलब खासियत है, जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा चोल पीरियड का है। तो ये तो चोल पीरियड के समय का है, लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना। लेकिन आप जो बाहर के साइड देखेंगे, जो बाहर की साइड बना हुआ है वो है मराठा शासक काल के टाइम का बना हुआ है। ये वाला पार्ट पूरा मराठा शासक काल के समय का बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने होल हैं इन सभी में बंदूक वगैरह रख करके अपने किले की रक्षा की जाती थी। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और तभी से ये माना जाता है कि यहाँ पर सबसे लास्ट शासक मराठा ही थे। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो या ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।